नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो पहली क्लास देखी थी, हमने वहां जाना था मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, उसको समझते हुए आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी और सामान्य परिचय हमें इसके बारे में जानना है। जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया, मध्य प्रदेश के कितने उपनाम हैं, इन सबको हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ प्रशासनिक राजधानियां मध्य प्रदेश में उनको समझेंगे। और जो मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से सीमा लगाता है, उनमें हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा लगा रहे हैं, क्योंकि अब आंकड़ा बदले हैं, है ना। और राजस्थान से कितना लगाता है और सबसे कम किस राज्य सीमा लगाता है, इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम आज जो देखेंगे, या पिछली क्लास में हम देख ही चुके थे उसकी स्थिति। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन कब होता है। गठन हमने बाकायदा पॉलिटी में पूरा पढ़ाया हुआ है मध्य प्रदेश की। यहाँ हम की ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश का गठन, या इसी को हम स्थापना बोल दें, मध्य प्रदेश का गठन। वहाँ सारा बताया हुआ है कि भाषाई आधार पर सब कुछ, आप जाके वहाँ वीडियो देखें। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो मध्य प्रदेश का कौन कौन से क्षेत्र हमने गठन में शामिल किए थे, वो भी हमने पॉलिटी में डिस्कस किया है। यहाँ वो सारा तो नहीं करेंगे, पर कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश जो आप वर्तमान में देखते हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे। तो इसमें हम देखें तो आपको याद हो, मध्य भारत का क्षेत्र लिया हमने, ठीक है ना, जिसको हम इंदौर मालवा रीजन और हम चंबल रीजन कहते थे। मध्य भारत शामिल था। मध्य प्रांत से आशा है जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, जिसमें महाकौशल वाला रीजन आता था, ठीक है ना, जिसको सीपीएन बरार भी हम बताया हुआ है उस समय, क्योंकि बरार बगला तो अलग हो चुका था। तो मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश रहा इसमें, यानी अभी जो मध्य प्रांत की बात की जाए वो महाकौशल के रीजन की बात कर रहे हैं। विंध्य प्रदेश पूरा पता है, इसमें बुंदेलखंड बघेलखंड का क्षेत्र शामिल है, और भोपाल रियासत, क्योंकि इसको अलग से जोड़ा गया था। तो इन सबसे मिलकर मध्य प्रदेश का क्या गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। इसके बारे में भी हमने खूब डिस्कस किया है कि भाषाई आधार पर राज्यों के जब पुनर्गठन हो रहे थे, तो मध्य प्रदेश में भी उसको मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण में हमें मराठी राज्य देखने को, मराठी भाषी जो कुछ क्षेत्र देखने को मिल रहे थे, जिसमें खासकर बरार और विदर्भ का जो एरिया था, उसके 8 जिले हमने किसको दिए थे, बम्बई राज्य को दिए थे, ठीक है ना। तो सारा डिस्कशन है, आप उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम समय उसका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास उस पर ली हुई है। ये तो हो गया गठन का समय। अब क्योंकि मध्य प्रदेश का अभी अंतिम गठन हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, तो वो अब क्या डालेंगे, दूसरी सब हेडिंग, मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का अंतिम, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ये कब होता है, ये होता है आपका 1 नवंबर, डेट तो यही रहती है, और सन बदल जाती है 2000, यानी छत्तीसगढ़ का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अंतिम पुनर्गठन में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आप, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया। क्या किया हमने यहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया, ठीक है। तो अब जो फाइनली मध्य प्रदेश का जो गठन यदि पूछा जाएगा वर्तमान परिदेश से, तो आपका 1 नवंबर 2000 लगाएंगे। और वैसे स्थापना हुई, मतलब जब मध्य प्रदेश का जो 14 प्रांत बने, तो उसमें देखा जाए तो 1 नवंबर 1956। इसके पहले सब हम पॉलिटी वाले में डिस्कस किए। अब हम एक फैक्टर यहीं देख लेंगे कि मध्य प्रदेश का जो नामकरण है वो किसने किया है। तो यहीं एक हेडिंग और डालें आप, ये सब सामान्य परिचय में चीज़ें जानते हैं आप। मध्य प्रदेश का नामकरण, मध्य प्रदेश का नामकरण, ठीक है। मध्य प्रदेश का नामकरण देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये आपने कुछ चीज़ जानी बेसिक। अब क्योंकि मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उपनाम से आशा है, जैसे मध्य प्रदेश को बोला जाता है हृदय प्रदेश, तो हृदय प्रदेश क्यों बोला गया? क्योंकि सभी प्रदेशों में भारत के बीच में है, हृदय में है, तो उसको हृदय प्रदेश कहा गया है ना। जैसे हीरा प्रदेश कहा गया, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हीरा निकलता है, एक अधिकार है, पीएचडी इस पर क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी प्रश्न हो गए, जैसे उन्हें कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर है, तेंदुआ स्टेट कहा गया क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा तेंदुआ है ना। यहाँ आपको देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा साहब वनों का राज्य कहलाता है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वनों का किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यानी जो भी चीज़ कही गई है उपनाम के रूप में, वो मध्य प्रदेश में है ही। ठीक है, चलिए अब हम अगली सब हेडिंग डाल लेते हैं, मध्य प्रदेश के उपनाम। ये आपने देखा, ये सारा बेसिक देता है। अब जैसे मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये भी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुकी है ना। तो ये जितने भी आपको तथ्य लिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं। हम लिखेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम। ये सारे उपनाम एग्जामों में आते हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश संबंधित। मध्य प्रदेश के उपनाम हम देखेंगे और सबको समझेंगे कि क्यों कहा जा रहा है। तो पहला ही एक उपनाम हम ले लेते हैं, जैसे हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश से आशय क्या है? अब बताइए कि मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश का आशय होता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं आपके, उसके बीच में मध्य प्रदेश पाए हैं। यानी आप यहां मध्य प्रदेश की लोकेशन देखें एक मिनट के लिए। ये तो आप देखें, ये मध्य ऊपर पूरा भारत नहीं बना रहा है, ये बीच का बीच दिखता है आपको, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और अगला नाम हम इसमें लिखते हैं हीरा प्रदेश। हीरा प्रदेश। हीरा प्रदेश क्यों कहा? क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यहाँ यदि हम नक्शे में देखें तो यहाँ इसकी रेंज पड़ती है पन्ना, तो यहीं हीरा क्या करते हैं? निकलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हीरा प्रदेश भी कहते हैं। आपसे प्रश्न इसी तरीके से प्रीलिम्स में पूछते हैं कि हीरा प्रदेश किस राज्य को कहते हैं, आपको उसमें आंसर लगाना होता है। अगला लिखते हैं हम, सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे वनों का राज्य, क्या लिखेंगे हम? वनों का राज्य। अब वनों के राज्य से आशय है कि मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो 30.72% है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के लिए आवंटित है या इस क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो इसलिए हमने इसको वनों का राज्य कहा है। ठीक है, अब तेंदुआ राज्य बोलेंगे हम, यानी सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। तेंदुआ राज्य कहा हमने। ठीक है, तेंदुआ राज्य हुआ, यही हम सारे जानवर लिखा दे रहे हैं। जैसे हम इसको बोलेंगे अब टाइगर राज्य या टाइगर प्रदेश, बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा, टाइगर राज्य या प्रदेश लिख लें। ठीक है, और अभी चीता भी अपने ही मध्य प्रदेश में ही आए हैं, तो क्या लिखेंगे? चीता राज्य भी हो गया है। अब ये सारे जानवर वाले जितने भी हम एक साथ लिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जब हम मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ इन पर, या नेशनल पार्क पढ़ाएंगे तब उन पर एक क्लास लेंगे, ये सबकी आपको संख्या बताएंगे, टाइगर कितने हैं, कौन से नंबर पर है, सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद अगला जानवर लिखेंगे आप, जिसको बोलते हैं वुल्फ स्टेट। वुल्फ मतलब भेड़िया, वुल्फ स्टेट, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, भेड़िया राज्य। यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़िया है। ठीक है, अगला फैक्ट लिखेंगे नदियों का मायका, या अभी और लिख लें हम, गिद्ध राज्य लिख लें आप। ठीक है, अब लिखते हैं हम नदियों का मायका। मायका क्यों कह रहे हैं हम यहाँ? क्योंकि नदियों का यहाँ उद्गम स्थल है, जहाँ से नदियाँ पैदा होती हैं, नदियों का मायका, वहाँ हम क्या बोल जाते हैं? मायका। जैसे हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, वो ग्लेशियर से बहती हुई नदी आ रही है, यहाँ उद्गम हुआ है। जैसे आप चंबल ही देखें, इंदौर के जाना पाओ पहाड़ी से इस तरीके से निकल रही है ना। क्षिप्रा आप देख रहे हैं यहाँ, है ना। काली सिंध इस तरीके से जा रही है, पार्वती है
है ना। और आपकी यहाँ जो बेतवा है वो इस तरीके से जा रही है ना। यहाँ सोन हुआ वो यहाँ से जा रही है, नर्मदा इस तरीके से आ रही है, खंबाती खाड़ी में गिर रही, ताप्ती ये हुई। तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे हम, यही इनका उद्गम स्थल, इसलिए नदियों का हमें क्या बोला, उद्गम मायका बोला। ठीक है। अब हम लिखेंगे तेंदुपत्ता राज। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का मध्य प्रदेश में एक क्या कहते हैं, एक अधिकार है ना। तो इसको लिखेंगे तेंदुपत्ता राज। सारा आपको ध्यान रखना है, देखने में बड़े सरल लगते हैं। अभी आपने पेपर देखा है, देखने में भले जो भी सरल लगता हो, पर जब वो आता है तो वो टफ बन जाता है। ठीक है। घड़ियाल राज, आपको सोन और आपका चंबल वाले जो एक नदियां हैं, यहाँ घड़ियालों का खूब घड़ियाल आपको देखने मिलते, संरक्षण वगैरह भी होते हैं। ठीक है, घड़ियाल राज हो गया। और देखें हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट भी कहते हैं इसको। प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट। मुकुट क्यों कहा, ये प्रायद्वीपीय भारत क्या कहलाता है, ये नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है, और ये ऊपर आपको दिख रहा है तो एक मुकुट सा दिखता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोला है। और किस नाम से जानते हैं, देख लेते हैं हम सारे नामों को आज। चीता राज हो गया, बुल्फ गिद्ध, नदियों का मायका तेंदुपत्ता, घड़ियाल राज। एक और आप लिख सकते हैं आदिवासियों की कीड़ा स्थली भी कहते हैं, या आदि मानव की कीड़ा स्थली, क्योंकि जब अभी आप हम हिस्ट्री पढ़ा ही रहे हैं, आदि मानव की कीड़ा स्थली बोला। क्यों कहा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, हमें यहाँ जो अभी हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो हमने आपको पाषाण काल से पढ़ाया। आदि मानव के यहाँ में सारे एविडेंस आपको बताए हैं। मानव खोपड़ी वगैरह भी नर्मदा नदी में जो एक युवती की मिली है, डॉक्टर रणसोनकिया द्वारा खोजा गया है। यानी सबसे हमें यहाँ मानव के क्या मिल रहे हैं, या आदि मानव के पूरा एविडेंस मिला है। हमने पूरा आपको पूरा पाषाण काल या कुल प्रागैतिहासिक काल ही पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। अभी आपने देखा है कायथा आपका पूछा भी गया है, वहाँ जो ताम्रपाषाण स्थल था, बराह मेहर की स्थली, जो कि हमने खुद पढ़ाया हुआ है आपको यहाँ से। ठीक है। तो ये कुछ आपको नाम ध्यान रखने हैं, कोई और नाम भी छूट रहा हो तो आप यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है। ये हमने प्रमुख आपको बता दिए मध्य प्रदेश को कितने उपनाम थे, एक आध छूट रहा हो तो आप उसमें ऐड कर लेना। ठीक है। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे हम ये देखेंगे यहाँ कि मध्य प्रदेश एक लॉक्ड स्टेट है, यानी स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध क्या होता है, कोई भी देश हो या राज्य हो जिसकी वाटर बॉडी, जो भी कुछ कहते हैं जिसको हम, वो राज्य हो या कोई देश हो जो समुद्र से या पानी से जलीय सीमा ना लगाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज बोलते हैं। या ऐसा कहें हम उसको लॉक्ड स्टेट बोलते हैं, या उसको हम आवेष्टिक राज्य बोलते हैं। यानी ये मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की कहीं भी सीमा जल से नहीं लग रही, यानी समुद्र से नहीं लग, अरब सागर ये है, बंगाली खाड़ी है, हिंद महासागर, तो यहाँ कहीं भी नहीं लग रही, यानी ये कैसा राज्य कहलाया, स्थलबद्ध राज्य कहलाया। ठीक है ना। यानी कोई भी राज्य की सीमा जब आपके किसी भी जल स्रोत से नहीं लगती तो उसको हम क्या बोल जाते हैं, हम बोल जाते हैं स्थलबद्ध देश। तो लिखेंगे, ये कुछ तथ्य है जो आपको एग्जामों में आता है कि मध्य प्रदेश क्या भू आवेष्टिक राज्य है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना होता है। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश, यही सब सामान्य परिचय में हम देखते हैं, मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है। इसी को हम कहते हैं भू आवेष्टिक। ठीक है, भू आवेष्टित बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोल जाते हैं, लॉक्ड स्टेट है ना, लॉक्ड है पूरा, लैंड लॉक्ड बोलते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट। तो मध्य प्रदेश है, आपको भी डायग्राम में बने हुआ है मध्य प्रदेश दिख ही रहा है। ठीक है। अब हम कुछ आकृति की बात कर लेते हैं। आप मध्य प्रदेश को देखें तो बैठे हुए ऊंट की तरह दिखता है, और यदि हम उसकी साइज में पूछे तो लगभग वर्गाकार जैसा हमें दिखता है। ठीक है ना, वर्गाकार नहीं, आयताकार जैसा दिखता है। तो यहाँ जो हमें इसकी आकृति दिख रही है उसको हम यहाँ लिखेंगे बैठे हुए ऊंट की तरह आकृति। बैठे हुए ऊंट की तरह, बैठे हुए
ऊंट की तरह। और आप इसको देखें थोड़ा ढंग से तो भागते हुए चूहे की तरह भी ये दिखता है। तो लिख सकते हैं भागते हुए चूहे की तरह। ठीक है, और देखें वैसे कि वर्गाकार है, गोलाकार है, तो ये कैसा दिखता है आपको? आयताकार हम इसको कह सकते हैं। ये भी आपने यहां जाना। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे इस परिचय में, यानी मध्य प्रदेश को जानते समय हम कुछ प्रदेश की राजधानी है, जैसे हम कहें कि संगीत राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, संस्कार राजधानी, ये कौन सी है? ठीक है, वो आते भी क्वेश्चन है। तो हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा मध्य प्रदेश का, उसी में आपको सारे लिखा देते हैं। देखो, मैप जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे ज्योग्राफी में या मानचित्र पर जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, ये नहीं कहा कि भाई आप पूरा बहुत अच्छे से बना लें पेंटर के तरह, आप उसको रफली जैसे इस तरीके का बनाए तो आपको दिख रहा है कि हाँ भारत है, मध्य प्रदेश बीचों बीच दिख रहा है हमें, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे यहाँ प्रदेश की राजधानियां, प्रदेश की राजधानियां, प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो इसको हम एक आपको उसमें नहीं बना रहे, आपको एक मैप में ही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, भले छोटा सा एक मैप हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, जैसे पहला देखते हैं हम प्रशासनिक राजधानी। तो प्रशासनिक राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल की आप लोकेशन देखें तो यहाँ लगभग भोपाल आपको देखने को मिलता है, जगह है भोपाल। ठीक है, और यहाँ क्या है, कौन सी राजधानी बोले जाते हैं इसको? तो हम इसको हम इंगित करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रशासनिक राजधानी है जी आपकी। प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी किसको कहते हैं? आप टिक करेंगे भोपाल। ठीक है, तो कुछ जिलों की भी आपको रफली डायग्राम पता हो कि कहाँ लोकेशन पड़ती है भोपाल की। ठीक है ना। दूसरा देखेंगे हम आर्थिक व खेल राजधानी, ये आपको देखने को मिलेगी इंदौर में। इंदौर की लोकेशन देखें तो यहाँ इंदौर है, यहाँ लिख लेंगे आप इंदौर। देखो, 4 जिले तो हम आपको पहली क्लास में बता चुके थे, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर और आपका अलीराजपुर। ठीक है ना, और आज भी हम 4-5 जिले तो आपको यहाँ से बता ही रहे हैं। ये इंदौर में किसकी राजधानी है? तो लिखेंगे आप आर्थिक व खेल राजधानी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपको एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो बैतूल के ऊपर एक जिला पड़ता है, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में तो नहीं है, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में वो हम कहते हैं। तो यहाँ ये होशंगाबाद हो गया, बैतूल के ऊपर ध्यान देंगे आप। और यहाँ एक जगह है पचमढ़ी, पचमढ़ी, और यहाँ इसको कौन सी राजधानी बोलते हैं? इसको हम ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन, देखो सारा कुछ आपके किताबों में है पर सब आप उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको एक टीचर की आवश्यकता होती है। और हम क्योंकि आपको पूरा MPPSC का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके कुछ नोट्स बनाना चाहिए। इसमें कुछ आपको अपडेट करना है और अच्छे से मैपिंग करना है तो आप कीजिए उसको। ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये आपकी। और ये भी देखिए किस तरीके से हमको टॉपिक को पढ़ना होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम संस्कार राजधानी जो जबलपुर में है। तो जबलपुर की लोकेशन देखी जाए तो यहाँ है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ जबलपुर। जबलपुर किसको कौन सी राजधानी है आपकी? संस्कार राजधानी है, संस्कार। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, रिपीट होते हैं, आपको जो क्वेश्चन सेट्स आते हैं प्रैक्टिस वाले लें बाजार से। ठीक है, संगीत राजधानी मैहर, मैहर नया जिला ही बना है 55वां। ठीक है, अभी हम उसको भी देखेंगे।
यहाँ लगभग उसकी लोकेशन देखते बनती है। ये जगह का नाम है मैहर, सतना से अलग होकर बना है। अभी हम मैहर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम यूपी से सीमा लगवाएंगे कि मैहर जो है आपका कितने जिलों से सीमा बनाता है, सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी मैहर जो है संगीत राजधानी है आपका, संगीत राजधानी। एक आपने ऊर्जा राजधानी के बारे में सुना होगा जो कि सिंगरौली में है, क्योंकि यहाँ कोयला वगैरह की वजह से इसको हम सिंगरौली का यदि रीजन देखें तो ये जो इस लोकेशन बता रहे हैं हम आपको, ये आपका कौन सा जिला है, सिंगरौली। तो धीरे धीरे आप मैपिंग सीखेंगे, जिलों की स्थिति जानेंगे, है ना, और आपकी पकड़ बनेगी मध्य प्रदेश में जो आपको सही तरीके से जानना है। ये क्या है, आपकी ऊर्जा राजधानी है। ठीक है। अब एक हम आपको यहाँ रायसेन की स्थिति और बताते हैं, और जहाँ हम चित्रकला राजधानी बताते हैं। रायसेन भोपाल के आपको यहाँ सेंटर में देखना है जब भी आप बनाए इस तरीके से। ये कौन सा जिला है, रायसेन। और रायसेन जिला में किसके क्या देखोगे आप, यहाँ देखोगे आप, खूब हमने भीमबेटका के बारे में आपको यहाँ से खूब बताया है। चित्रकला राजधानी है ये आपकी, चित्रकला राजधानी है। ठीक है। तो ये कुछ हमने राजधानी आपको बताई हैं। नंबर डाल लें आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। लगभग हमने आपको यहाँ 7 राजधानियां बताई हैं। ठीक है। ये हमने कुछ, इसको चाहते तो आप चार्ट ही बना देते, हम एक साइड जिले लिख देते, उसके सामने राजधानी लिख देते, तो वो पैटर्न नहीं पढ़ना है आपको थोड़ा सा लोकेशन भी तो जानना जरूरी है, कौन कहाँ है। ठीक है। अब हम उन बात करेंगे, क्योंकि पहले अब हम देखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा लगाता है, हमने पिछली क्लास में बताया भी है। तो अब ये देखेंगे जो 5 राज्यों से सीमा लगा रहा है, तो सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य से लग रही है। और मान लो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा बना रहे हैं, फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मऊगंज एक नया जिला बना है ना, यहाँ मैहर भी जिला बना है कभी। तो क्या जिस मैहर सीमा लगाता है, मऊगंज सीमा लगाता है, इन सारे जो भी समाधान है हम अभी आपको कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ। और अगली आप हेडिंग डालेंगे। देखो धीरे धीरे हम सारा टॉपिक आपको यहाँ से किस तरीके से आपको ज्योग्राफी पर ध्यान देना है करा रहे हैं, और सारा जितना भी यहाँ से टॉपिक कराए सब अपडेट है और लेटेस्ट है डेटा के हिसाब से। आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। चलिए अब हम एक बार आपको यहाँ फिर से एक डायग्राम बनाते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है। तो आप देखें यहाँ से यूपी, यहाँ मुरैना के बीचों बीच से यहाँ से यूपी लग जाता है, और यहाँ राजस्थान है, और यहाँ सिंगरौली से देखा जाए इस तरीके से तो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ 2 जिले को छोड़ दिया जाए आपके तो यहाँ गुजरात लगता है, और ये आपका महाराष्ट्र। यानी हमें मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से सीमा लगाते हैं। तो सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक सीमा यूपी। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, यूपी राज्य। और सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम सीमा। ठीक है। और यही देख लें कि यूपी जिले से, यूपी राज्य से मध्य प्रदेश कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो 14 जिले। छत्तीसगढ़ से देखा जाए
तो आपके 7 जिले, ठीक है। और महाराष्ट्र देखे जाए तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र कितने लगा रहे हैं, 10, पहले 9 लगाते थे, ठीक है ना, 10 जिले। और राजस्थान से 10, जितने पहले लगा रहे थे उतने अभी भी लगा रहे हैं, 10 जिले, ठीक है। और गुजरात राज्य से यहाँ 2 जिले सीमा लगाते हैं, 2 जिले, सबसे कम किस जिले से, 2 जिले, झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है। अब हम यहाँ एक बार आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कौन कौन से जिले यूपी से सीमा लगा रहे हैं। देखिए आप, ये जो जिला दिख रहा है आपको, हम कहें इसको आप तो मुरैना, क्योंकि दोनों को सीमा लगाता है, राजस्थान को भी और क्या कहते हैं आप, भिंड को भी। तो ये जो जगह है इस तरीके की, ये तो मुरैना हुआ, ये आपका भिंड हुआ। तो मुरैना भी क्योंकि आधा इस तरीके से देखा जाए तो कुछ मतलब मुरैना सीमा क्या करता है, लगाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप मुरैना, मुरैना के बाद भिंड की स्थिति है, भिंड के बाद यहाँ दतिया जो है सीमा लगाता है, दतिया के बाद हम देखेंगे शिवपुरी है ना। और चाहो थोड़ा थोड़ा उसको डायग्राम में भी ध्यान रख लें, शिवपुरी तो दोनों तरफ से सीमा लगाता है, तो दोनों भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और शिवपुरी के नीचे आपका अशोकनगर है, अशोकनगर है, यहाँ आपका सागर है, ये जो हिस्सा है ये कौन सा है, निवाड़ी है, ये आपका टीकमगढ़ है, और ये आपका हुआ यहाँ छतरपुर, छतरपुर हुआ। फिर यहाँ हम पन्ना लिख दे रहे हैं, पन्ना के बाद सतना है, सतना के बाद रीवा है। तो यहाँ जो घुसा हुआ थोड़ा सा दिखेगा आपको इस तरीके का, ये है आपका मऊगंज, ठीक है। और मऊगंज के बाद जो ये लगा हुआ है ये क्या है आपका, सिंगरौली। तो हम यदि काउंट करें कितने जिले हो गए हैं, तो देखें आप एक मिनट के लिए, मुरैना 1 होता है, भिंड 2 है, दतिया 3 है, शिवपुरी 4 है, अशोकनगर 5 है, सागर 6, निवाड़ी 7, टीकमगढ़ 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11 है ना, और रीवा 12, और आपका मऊगंज 13 और सिंगरौली 14 हो गए आपके 14 डिस्ट्रिक्ट। कहाँ सीमा लगा रहे हैं, यूपी से, ठीक है। चाहो तो हम इसको यहाँ साइड पे आपको लिखा दे रहे हैं, यहाँ लिखा दे रहे हैं यूपी से सीमा वाले जिले, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ हम अलग से लिखा दे रहे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं, पहला देखें मुरैना, दूसरा भिंड, इस तरीके से आपको भी याद रखना है सारे। भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद आपका शिवपुरी, ग्वालियर सीमा नहीं लगाता है, और शिवपुरी दोनों तरफ सीमा लगाता है, यानी राजस्थान में भी लगाएगा। 5वां अशोकनगर, 6ठा सागर, 7वां निवाड़ी, 8वां टीकमगढ़, 9वां देखा जाए छतरपुर, 10वां पन्ना, 11 सतना, 12 रीवा, 13 मऊगंज, और 14 देखा जाए तो आपका हो गया सिंगरौली। इस तरीके से हमने आपको यहाँ भी लिस्ट बनवा दी और यहाँ बोर्ड पर आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान जिले की, ठीक है। आ जाए राजस्थान पर देखें हम, तो राजस्थान में मुरैना तो दोनों तरफ कर रहा है, और ये बीच में जो ये तो ग्वालियर हुआ, ग्वालियर कहीं सीमा नहीं लगाता है, ये हुआ आपका श्योपुर, क्या हुआ, श्योपुर। और श्योपुर के यहाँ नीचे आपको देखेंगे शिवपुरी हो गया, शिवपुरी के बाद यहाँ देखने को मिलेगा आपको गुना, गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगर मालवा, और यहाँ हो गया नीमच, नीमच के बाद मंदसौर, ये नीमच हो गया,
ये हो गया मंदसौर हो गया, और ये क्या है, यहाँ देखा जाए तो ये हो गया आपका रतलाम, और ये आपका झाबुआ। काउंट करें आप, मुरैना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो राजस्थान से कितने सीमा लगा रहे हैं, 10। हम इसको अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहे राजस्थान से सीमा वाले जिले। पहला देखें, मुरैना यहाँ भी है, और दोनों जगह से मुरैना सीमा लगा रहा है। मुरैना के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद आपका शिवपुरी, शिवपुरी दोनों तरफ था, शिवपुरी। चौथा गुना, गुना के बाद राजगढ़, अशोकनगर नहीं लगाता है, राजगढ़ के बाद शाजापुर, और उसके बाद नहीं, शाजापुर नहीं लगाना है, आगर मालवा है वो, आगर मालवा। आगर मालवा के बाद आपको ध्यान रखना है नीमच, मंदसौर, और 9वां पे ध्यान रख लेंगे आप रतलाम, और 10वां जो जिला है मतलब छूरा है जो उससे झाबुआ। ये हो गए राजस्थान के। अब हम यहाँ गुजरात के कर लेते हैं। तो गुजरात के तो बिल्कुल सिंपल है, झाबुआ तो सीमा लगा ही रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, और एक और लगा लेंगे आप अलीराजपुर। अलीराजपुर तो महाराष्ट्र से भी लगाता है। तो 2 राज्य हो गए आपके। यहाँ लिखना चाहो तो गुजरात के नीचे लिख भी लें आप, अलीराजपुर, और क्या है आपका झाबुआ। ये 2 राज्य आपके यहाँ लगाते हैं। तो 3 हमने बता दिए। अब मान के चलो छत्तीसगढ़ को भी यही हम देख लेते हैं। सिंगरौली तो लगा ही रहा है सीमा, सिंगरौली यहाँ तक आता है। इसके बाद ये सिंगरौली हो गया, ये सीधी हो गया, ये शहडोल हो गया, थोड़ा हम पेन बदल लेते हैं मोटा चल जाता है। ये हो गया यहाँ, ये शहडोल, शहडोल हो गया, सिंगरौली सीधी शहडोल। शहडोल के बाद डिंडोरी, डिंडोरी, मंडला, 2 3 4 5, और आपका बालाघाट, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर। हाँ, एक अनूपपुर छूट रहा था आपका यहाँ, शहडोल, शहडोल के बाद अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। यहां लिख दे रहे हम, ये छत्तीसगढ़ के नीचे ही लिख दे रहे कौन कौन से हैं। सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आप लगाएंगे सीधी, भी इसको छूता है छत्तीसगढ़ को। सीधी के बाद शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, और आपका बालाघाट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब महाराष्ट्र के 10 जिलों की बात की जाए तो देखिए, यहाँ आपके जो मऊगंज और सिंगरौली 2 जिले हैं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ नंबर डाल के, क्योंकि वहाँ बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपका मऊगंज हो गया, और 14 नंबर पर हम लिख दे रहे हैं आपका सिंगरौली। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब यहाँ 10 जिलों की बात कर लें तो अलीराजपुर एक हो गया। ये कौन सा जिला है यहाँ, वडवानी हो गया। ये कौन सा है यहाँ, बुरहानपुर हो गया। ठीक है, बुरहानपुर के बाद ये आपका कौन सा होगा, खंडवा हो गया। ये आपका खंडवा के बाद ये आपका बैतूल है। ठीक है, बैतूल के बाद जो आपका नया जिला बना है, क्या बना है आपका, पांडुना, छिंदवाड़ा से अलग हो गए। पांडुना ये हुआ, और यहीं से ऊपर छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा के बाद सिवनी, और सिवनी के बाद ये आपका बालाघाट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां कौन सा छूट रहा है? खरगोन। यहाँ एक जिला छूटा, खरगोन। खरगोन, ठीक है। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं आपको, ताकि आपको सही से दिखाई दे। अलीराजपुर पहला, दूसरा हुआ वडवानी, तीसरा खरगोन, चौथा खंडवा, यहां लिख दे रहे हम। पांचवा हो गया आपका बुरहानपुर, छठवां बैतूल, सातवां पांडुणा, आठवां छिंदवाड़ा, और यहां लिखा जा रहा है 9वां सिवनी, और 10वां बोला जाए आपका बालाघाट, ठीक है। अब हम कुछ जो स्पेशल जिले हैं, जैसे हम यहाँ पांडुणा की स्थिति बता दें आपको, कौन से नंबर का जिला है और कितने जिलों से सीमा लगाता है। एक हम आपका मऊगंज बताते हैं और एक आपको मैहर, ठीक है। इसके बाद हम जिले का जो हमें सीमा लगाने, अच्छा बेसिक तो आप समझ चुके हैं कि यूपी से 14 जिले सीमा लगा रहे हैं। आप इसको अपना मैप देखें जो घर पर लगा हुआ है, उसमें आप समझने के प्रयास करें कि कहाँ मऊगंज की स्थिति बन रही है, ठीक है ना। जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको स्पष्ट नहीं होंगी। हम यहाँ कितने बारी बोर्ड पर बना दें, जैसे हम जो आपके नया जिला बना है, हम यहाँ 53वां जिला लिखते हैं। 53वां जिला कौन सा बना है? 53वां जिला आपका वो है आपका मैहर। मैहर क्या है? 53वां जिला, ठीक है। अब मैहर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैहर जो है मऊगंज से सीमा नहीं लगाता। एक डाउट बनेगा आपको, और कितने जिलों से सीमा लगाता है ये? तो मैहर जो है 7 जिलों से सीमा लगाता है, क्योंकि नया नया बना है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। 7 जिलों से सीमा लगाता है। इसको आप मैप में देखें, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ जिले भले लिखा दे रहे हैं, और एक नोट में जो लिखेंगे आप, मऊगंज से सीमा नहीं लगाता है। जो डाउट बनेगा आपको, मऊगंज से सीमा नहीं लगती, नहीं लगती, ठीक है। अब चाहो तो हम आपको वो 7 जिले लिखा दे रहे हैं आपको यहाँ, तो लिख लो। जैसे पहला जो सीमा लगाता है शहडोल, शहडोल के बाद उमरिया, उमरिया हो गया। सीधी रीवा, सीधी रीवा। इसके बाद देखना सतना, पन्ना, कटनी, सतना, पन्ना और कटनी। तो ये जिले क्या है? सीमा लगाते। तो आपको ये जिले याद ना रहे तो इतना ध्यान रखना है कि मऊगंज से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। और ये आपका कौन सा नंबर का जिला है? ये आपका 53वां नंबर का जिला है। बाकी अभी हम जिले उसमें पढ़ा रहे थे, जब आपको मध्य प्रदेश के विभाजन में जिलों का आंतरिक पुनर्गठन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब आप चाहो तो 54वां जिला हो ही चुका था। अब ये मऊगंज हमने कौन सा बोला था आपको? भी 55वां जिला है, नहीं मऊगंज था, क्या हमने मऊ, ठीक है। ये अभी हमने आपको कौन सा बताया था? ये 55वां जो जिला बना है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से निकल गया कि हम क्या बता रहे थे। मऊ 55वां जिला कौन सा बना आपका? 55वां जिला जो है आपका मैहर है, ध्यान रखना। और 53वां देखा जाए तो ये आपका था मऊगंज, और 54वां देखा जाए तो वो था आपका पांडुणा। बाकी ये हम सारे जिले अभी कहाँ बता चुके हैं आपको। और मैहर के बारे में हम बता रहे थे आपको कि मैहर जो है वो 7 जिलों से सीमा लगाता है, पर मऊगंज से नहीं लगाता है। कौन सा है? 55वां है, ठीक है ना। और
अब मऊगंज को देखें आप यहीं, तो वो रीवा से सीमा लगाता है आपके, यानी 3 जिलों से सीमा लगाता है। एक तो आपका हो गया रीवा, रीवा के बाद सीधी सिंगरौली, ठीक है, तो रीवा, सीधी और सिंगरौली 3 से सीमा लगाता है, ठीक है। पाणुना को आप यहीं देख ले, बैतूल और छिंदवाड़ा सीमा लगाता है, यानी 2 जिलों से लगाता है, ठीक है। तो 55वां जो जिला पूछा जाएगा तो मैहर होगा, मऊगंज आपका होगा 53वां, और 54वां जो जिला होगा वो क्या होगा आपका, पांडुना, ठीक है। चलिए, और 2 जिलों से सीमा लगाता है, बैतूल और छिंदवाड़ा। एक बार आप उसको मैप में देखिए, एकदम से हमारे दिमाग से निकल गया कि हम यहाँ आपको मैहर बता रहे थे कि मऊगंज, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको यहाँ दोबारा स्पष्ट कर दी है चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से आज हमने क्या देखा क्लास में आपको कि कौन कौन से राज्यों से, मतलब जो राज्य लगे हैं आपके 5, इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं। तो सर्वाधिक जो जिले सीमा लगा रहे हैं वो आपके हो गए यूपी राज्य से, और राजस्थान और महाराष्ट्र को देखें तो वो 10-10 जिले पर है। सबसे कम जिले जो सीमा लगा रहे हैं वो है आपका गुजरात, जिसमें 2 ही जिले हैं, झाबुआ और आपका अलीराजपुर, और छत्तीसगढ़ 7 लगा ही रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपके भी 3 जिले जो बने हैं, इसको अभी हम बीच में ही सामान्य परिचय में क्लास में अभी आपको ये बताएंगे कौन कौन सी तहसीलें इनमें शामिल की गई हैं, ठीक है। अभी हमारा परिचय चल रहा है, क्योंकि अभी हम आपको अगली क्लासों में ये बताएंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, पशु क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और भी जो भी हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लगेगा परिचय में, वो सारा कुछ हम यहाँ को कराएंगे। इसके बाद जब एक सामान्य परिचय हो जाएगा, एक आध क्लास और होगी, इसके बाद हम फिर मध्य प्रदेश के पठारों को बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने बाकायदा टॉपिक दिया हुआ है पठारों का, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।